अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास। तो यानी हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस तरीके से रही इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति और उसके विकास में कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास किस समय में किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन सी चीजें राजनीतिक सिद्धांत में ऐड हुई हैं, पहले कौन सी चीज थी, फिर उसमें नई चीज क्या आई, फिर किस तरीके से उसमें मूवमेंट आया। तो इसमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं प्राचीन यूनानी काल में, उसके बाद मध्यकाल का जिक्र करेंगे, फिर प्रारंभिक आधुनिक काल का हम जिक्र करेंगे। प्रारंभिक आधुनिक काल में जब स्टार्टिंग 15वीं शताब्दी से मान करके 19वीं शताब्दी तक का जो दौर है उसको प्रारंभिक आधुनिक काल के रूप में हम देखेंगे। फिर 20वीं सदी का मध्यकाल में किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे, और 21वीं सदी में किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ। तो इसमें सबसे पहले आप आ जाइए प्राचीन यूनानी काल में। तो प्राचीन यूनानी काल में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका विकास राज्य के नैतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान के रूप में हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जो राजनीतिक सिद्धांत की जो सोच थी या राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो विचार थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत को इस तरीके से माना जाता था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करें, उसका काम है कि उसने व्यक्ति के नैतिक जो लक्ष्य हैं और जो नैतिक उसके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को उसने क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो यानी राजनीतिक सिद्धांत की जो कार्य प्रणाली है वो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं व्यक्ति के नैतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में देखी जाने लगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राचीन काल में राज्य व्यक्तियों को नैतिक किस तरीके से बनाए और उनके नैतिक जो उद्देश्य हैं और उनके जो नैतिक लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे करे। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं उस प्राचीन काल में राजनीतिक सिद्धांत को देखा जाता था, माना जाता था कि राजनीतिक सिद्धांत का यही कार्य है कि उसने व्यक्ति के नैतिक लक्ष्यों की पूर्ति और उद्देश्यों की पूर्ति करवाना है। तो प्राचीन काल में राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप इस तरीके से रहा है। अब बात करते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल में राज्य का कार्य व्यक्ति से इस प्रकार का आचरण करवाना है कि वह ईश्वर के पास पहुंच सके। अब ईश्वर के पास पहुंच सके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि मध्यकाल में धर्म का बोलबाला रहा। अब धर्म का बोलबाला का मतलब क्या है, जो पादरी होते थे वो बोलते थे कि भाई राज्य का काम यह है कि वो व्यक्तियों से ऐसे आचरण करवाए कि मरने के बाद वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके, क्योंकि उस समय धर्म के प्रति अंधा विश्वास और इस तरीके से जो धर्म के प्रति जो अटूट आस्था है उसका प्रचलन हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत को भी हम समझते हैं कि इसी संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत भी उस समय देखा जाता था। क्या देखा जाता था कि भाई राजनीतिक सिद्धांत कहता था कि राज्य ने इस तरीके से आचरण करवाना है व्यक्तियों से कि भाई अपने सही आचरण से या धार्मिक आचरण से वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। यानी कि उसका आचरण धार्मिक होना चाहिए और धार्मिक आचरण उसका कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो राज्य को इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय मध्यकाल में दी गई और बोला गया कि भाई आपने व्यक्तियों को इस तरीके से ट्रेन करना है, क्योंकि मरने के बाद उस समय बोला जाता था कि भाई आपको नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, इस तरीके की बातें होती थी। तो आचरण के संदर्भ में इस बात को देखा जाने लगा कि भाई अगर सही आचरण होगा, धार्मिक आचरण होगा, आचरण का मतलब धार्मिक आचरण से मतलब था, तो अगर व्यक्ति धार्मिक आचरण करेगा, धर्म की बात मानेगा, तो वो ईश्वर को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की बात मध्ययुग में देखने को मिलती है और इसके आचरण के संदर्भ में राज्य को भी इंक्लूड कर दिया जाता है कि राज्य का काम है कि राज्य ने इस तरीके का आचरण व्यक्ति से कराना है। तो राजनीतिक सिद्धांत को इस तरीके से मध्यकाल में देखा जाता था। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक आधुनिक काल की। तो प्रारंभिक आधुनिक काल में जैसे हमने देखा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। राष्ट्र राज्यों का उदय होने का मतलब ये है कि उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल राजा होते हैं, क्योंकि मध्य युग में हमने देखा कि सामंतवाद अपने चरम पे था और सामंतवाद के चरम में राजतंत्रात्मक जो प्रणाली थी वो उतनी पावरफुल नहीं थी। उस समय छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जिनकी कोई सत्ता नहीं होती थी और वो भी कहीं ना कहीं जो पोप थे या पादरी थे उनकी हुकूमत से ही वो क्या करते थे, सारे काम करते थे। यानी कुल मिलाकर के उनमें संप्रभुता की भावना नहीं थी राजाओं में। मध्यकाल में आते राष्ट्र राज्यों का जब उदय होता है तो उनको अपनी शक्ति का आभास होता है राजाओं को, और मतलब कुछ राजा बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और पावरफुल होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, धर्म के पादरियों की बात नहीं मानते हैं और अपने राष्ट्र राज्यों की स्थापना करते हैं। राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने का मतलब यह है कि वो अपनी एक बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बोलते हैं ये एरिया मेरा है और यहाँ पे मेरी हुकूमत चलेगी। तो इस तरीके से 16वीं शताब्दी में हमें कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्यों के उदय के संकेत देखने को मिलते हैं, राष्ट्र राज्यों का उदय हमें देखने को मिलता है। तो उसमें राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में परिकल्पना की गई, भाई राज्य होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है कि राज्य को स्थापित करना है। तो राज्य की परिकल्पना के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत को देखा जाने लगा कि भाई राज्य की परिकल्पना उस समय हो रही थी और साथ ही साथ राज्य के संगठन और कार्यों पर विचार कि भाई राज्य की उत्पत्ति हो और राज्य के संगठन किस तरीके से होने चाहिए और उसके कार्य किस तरीके से होने चाहिए। इस सेंस में हमें राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप प्रारंभिक
आधुनिक काल में देखने को मिलता है। हम यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेजों में होकर के गुजरा। हमने जैसे प्राचीन काल में कहा कि भाई व्यक्ति के नैतिक लक्ष्यों के रूप में था। मध्यकाल में देखा हमने कि भाई राज्य को बोला गया कि भाई आपने धार्मिक आचरण करवाना है, या राज्य को बोला गया कि भाई आपने इस तरीके से आचरण करवाना है जिससे व्यक्ति क्या कर सके, ईश्वर की प्राप्ति कर सके मरने के बाद। फिर आधुनिक काल में जब राजसाज्यों का उदय हुआ तो राज्य की परिकल्पना सामने आने लगी और साथ ही साथ उसके संगठन और कार्यों पर विचार किया जाने लगा। उसके बाद 20वीं सदी का जो मध्यकाल है उसमें सत्ता की संकल्पना को राज्य के मूल विषय के रूप में देखा जाने लगा। अब यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति हुई, संगठन उसके कार्यों की चर्चा और परिचर्चा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को देखा जाने लगा। लेकिन आगे अब ये चीज थोड़ा और सिमट करके आगे और शक्ति को देखा जाने लगा। पर राज्य अगर बनेगा तो राज्य में क्या होगा, कोई एक पावर होगी, संप्रभु शक्ति होगी, तभी तो राज्य बनेगा, क्योंकि बिना संप्रभु शक्ति के तो राज्य हो ही नहीं सकता है। राज्य के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या हैं? अगर हम राज्य की डेफिनेशन बताएं तो राज्य के तहत किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग किस प्रकार से वहां पे शासन कर रहे हैं और उनका राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ वो संप्रभु हैं। अगर संप्रभु नहीं है तो वो राज्य के दायरे में नहीं आता है। किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, जैसे इंडिया का मैप हमने सीमाएं तय कर रखी, तो भारत के इस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग किस प्रकार से उनकी शासन करने की जो टेक्निक्स हैं वो भी राज्य के दायरे में आती हैं। साथ ही साथ वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो उनमें संप्रभुता किस तरीके से है, वो अपने में संप्रभु हैं कि नहीं। अगर संप्रभु हैं तो वो राज्य के दायरे में आएगा। तो कुल मिलाकर के संप्रभु कौन होगा? जो संप्रभु होगा उस पर पावर होगी ना, वो सत्ता पे बैठा होगा ना, उसके आदेश क्या होंगे, सर्वोच्च होंगे। तो यानी सत्ता की संकल्पना के रूप में राज्य को देखा जाने लगा। यानी अब ये चीज केंद्रित हो गई। पहले हम जैसे यहां से चीजें बिखर करके ले जा रहे थे, अब यहां सत्ता पे आकर के बात टिक गई, क्योंकि राज्य में तो सत्ता होगी। तो सत्ता की संकल्पनाओं के रूप में राज्य को मूल विषय के रूप में देखा जाने लगा। साथ ही साथ राज्य की संस्थाएं, अब संस्थाएं राज्य की क्या होनी चाहिए? सत्ता तो है, लेकिन सत्ता कैसे काम करेगी, संस्थाओं पर उस सत्ता का नियंत्रण कैसे होगा? तो सत्ता और संस्थाओं पर उसका नियंत्रण किस तरीके से है सत्ता का, इस संदर्भ में 20वीं सदी के मध्यकाल में हमें राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप देखने को मिला। फिर 21वीं शताब्दी में हम आ जाते हैं। तो 21वीं सदी में मानवता के लिए आवश्यक मूल्यों के प्रति संवेदनशील के रूप में हमें राजनीतिक सिद्धांत चिंतित होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो 21वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत को इस अवस्था में हमें देखने को मिला कि भाई वो मानवतावाद का गुणगान करते हुए देखा गया। अब मानवतावाद क्या है? तो मानवतावाद जहां पे भी आएगा आपने किस तरीके से उसे डिफाइन करना है। मानवतावादी जो विचारक हैं पहले सिसरो हैं। अब सिसरो मानवतावाद के संदर्भ में किस तरीके से बात करते हैं? सिसरो या जो मानवतावाद का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो सबसे दीनहीन अवस्था में राज्य में है उसको राज्य क्या करे, उस अवस्था से निकालने के लिए प्रयत्न करे। और मानवतावाद का इसी कॉन्सेप्ट का जो आधुनिकीकरण है, उसी आधुनिकीकरण में लोक कल्याणकारी राज्य का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य भी इसी प्रकार की बात करता है। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? मानवतावाद से आया है। तो वर्तमान में जो 21वीं सदी है वो मानवतावाद के लिए चिंतित देखी जाने लगी। मानवतावाद के लिए चिंतित देखी जाने लगी, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उस समय जो राज्य है, राज्य किस तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद हो, कैसे उनके विकास में उनको सहयोग करें और कैसे उनके हर पल में उनको राजनीतिक, सामाजिक और सभी प्रकार के अधिकार उनको दें, उनके जीवन को गरिमापूर्ण बनाए। इस प्रकार के तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के रूप में 21वीं शताब्दी में हमें राजनीतिक सिद्धांत दिखलाए हुए प्रतीत होता है। कहने का मतलब यह है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक काल में मानवतावाद के संदर्भ में तमाम प्रकार के प्रयत्न करते हुए दिखलाई प्रतीत होता है। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में ये चरण उसके रहे हैं। प्रारंभिक चरण हमने जैसे जिक्र किया कि भाई नैतिक लक्ष्यों के रूप में, मध्यकाल में कि भाई धार्मिक आचरण हो तभी ईश्वर के पास जा सकता है, ये आचरण कौन करवाएगा? राज्य करवाएगा। उसके बाद प्रारंभिक आधुनिक काल में राज्य की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के और उसके संगठन और उसके कार्यों के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप हमें देखने को मिला। 20वीं शताब्दी में सत्ता की संकल्पना और साथ ही साथ राज्य की संस्थाओं पर उसका नियंत्रण किस तरीके से, उस सेंस में हमें राजनीतिक सिद्धांत की झलक देखने को मिली। और 21वीं शताब्दी में हमें कहीं ना कहीं मानवतावादी स्वरूप के संदर्भ में राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप देखने को मिला। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का विकास ये प्राचीन यूनानी काल से और आधुनिक 21वीं शताब्दी के बीच देखने को मिला।